Good morning students, myself Dr. Harshita Rathod, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी। आज हम इंटेलिजेंस की कुछ थ्योरीज़ की बात करेंगे जो प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज़ है। अर्थात इससे पहले जो हम बात कर रहे थे वो फैक्टर ओरिएंटेड यानी कि तत्व प्रधान थी, जिनमें हम मानते थे कि बुद्धि कई तत्वों का योगदान से मिलकर बनी है या कई तत्वों के कारण बनी है। जबकि ये जो थ्योरीज़ हैं ये प्रोसेस ओरिएंटेड है। इसमें बुद्धि को विभिन्न तत्वों का या विभिन्न कारकों का योग न मानते हुए बल्कि इसे एक प्रक्रिया उन्मुखी क्रिया माना है या संज्ञानात्मक प्रक्रिया माना है कि इसमें जो व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान किस तरीके से करता है, किस तरीके से वो अपने समस्याओं के समाधान में अपने कॉग्निशंस को यानी कि अपने जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं उनको किस तरीके से यूज़ में लेता है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है और इसे प्रोसेस ओरिएंटेड माना गया है। अर्थात इसमें बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या उसके भिन्न भिन्न कारकों के रूप में न करते हुए उनकी बौद्धिक प्रक्रियाओं यानी कि इंटेलेक्चुअल जो प्रोसेसेस हैं उनके आधार पे की जाती है। ये देखने की कोशिश की जाती है कि व्यक्ति समस्या का समाधान किस तरीके से सोच विचार करके करता है। तो इस तरह हम देखें तो इसमें दो मुख्य तथ्य काम करते हैं। पहला ये कि व्यक्ति किसी दी हुई समस्या का समाधान किन किन प्रक्रियाओं का सहारा लेता है, और दूसरा व्यक्ति की बौद्धिक प्रक्रियाओं का विकास कैसे होता है। ये दो तरीके जानने के बहुत ज़रूरी हैं जिनके आधार पे हम इस प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत को समझ पाएंगे। इससे संबंधित जो भी सिद्धांत है उसमें कई लोगों ने अपना योगदान दिया है, जैसे जीन पियाजे, ब्रूनर, स्टेनबर्ग, जेनसन इत्यादि। इन लोगों के सिद्धांतों को इसमें शामिल किया गया है। यहाँ हम जो बात करेंगे वो मुख्यतः जीन पियाजे की थ्योरी और स्टर्नबर्ग की थ्योरी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं जीन पियाजे की थ्योरी, जो कि लगभग 1920-30 के आसपास अस्तित्व में आई थी। और उसके बाद क्योंकि उस समय वो कंप्लीट एक तरीके से नहीं थी, उसके ऊपर फिर से उन्होंने कुछ काम किया और 1970 में उसका संशोधित रूप प्रचारित किया गया, उसका संशोधित रूप सामने आया और तब से वह थ्योरी काफ़ी पॉपुलर रही है और इसको काफ़ी अधिक महत्व दिया गया है। तो इसमें जो जीन पियाजे ने बताया, उन्होंने कहा कि बुद्धि एक अनुकूलनात्मक प्रक्रिया है यानी एडेप्टिव प्रोसेस है। हम किस तरह वातावरण के साथ एडेप्टेशन करते हैं या अनुकूलन करते हैं वही हमारी बुद्धि पे डिपेंड करता है। यानी कोई व्यक्ति अपनी वातावरण, आसपास के वातावरण, चाहे वो शारीरिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, किसी भी तरीके के जो वातावरण है उनमें वो अपनी जैविक परिपक्वता और अपने वातावरण के साथ होने वाली अंतःक्रियाओं के द्वारा वो अनुकूलन करने की कोशिश करता है। जैविक परिपक्वता यानी कि व्यक्ति की खुद की बायोलॉजिकल मैच्योरिटी, चलना, उठना, फिरना, खाना, उसकी वोकैबुलरी, ये सारे बेसिकली बायोलॉजिकल परिपक्वता के अंतर्गत आते हैं। और इनके साथ वातावरण के साथ होने वाली उसकी जो इंटरैक्शन है, अंतःक्रियाएं हैं, ये दो चीज़ें मिलके उसे वातावरण के साथ अनुकूलन करने में सहायता करती है। तो व्यक्ति किस तरीके से इन दोनों प्रक्रियाओं को अपनाता है, इसी को पियाजे ने मुख्य रूप से अपनी थ्योरी में शामिल किया है। और उनका ये मानना था कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो न केवल शारीरिक रूप से विकसित होता है बल्कि उसमें विभिन्न संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का भी विकास होने लगता है और इन्हीं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विकास के द्वारा बौद्धिक विकास यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। तो ये जीन पियाजे ने बताया कि किस तरीके से विभिन्न शारीरिक विकास की अवस्थाओं के साथ बौद्धिक विकास किस तरीके से होता है, ये जानने की कोशिश की। और उन्होंने इसमें 4 संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं या हम कहें 4 अवस्थाओं को इम्पोर्टेंस दी। 4 अवस्थाएं उन्होंने महत्वपूर्ण बताई, जिसमें जो सबसे पहली अवस्था है वो है ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज। सबसे पहले आप देखेंगे जो अवस्था है ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। बेसिकली इनमें सेंसरी फंक्शंस और मोटर फंक्शंस का डेवलपमेंट होता है। सेंसरी फंक्शन यानी बाहर के वातावरण से आपके सेंस ऑर्गन जो सूचनाएं ग्रहण करते हैं उनको वो मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं और मस्तिष्क से उनके ऊपर
कार्य करने के लिए ऑर्डर दिया जाता है, यानी क्रियात्मक रूप से एक्टिव होने के लिए ऑर्डर दिया जाता है। तो ये दोनों ही जो चीज़ें हैं, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक, ये 2 वर्ष तक की अवस्था में काफ़ी तेज़ी से डेवलप होती है। और इसके साथ ही साथ व्यक्ति में कई तरीके के, बच्चे में कई तरीके के संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो हैं वो भी विकसित होते हैं। जैसा इन्होंने कहा कि मुख्यतः 2 तरीके की विशेषताएं इस अवस्था में रहती है। पहला तो ये कि बच्चा सीखता है अपने व्यवहार और क्रियाओं तथा उनके परिणामों के बीच में संबंध स्थापित करना। यानी जब छोटा बच्चा होता है तो वो ये देखता है कि वो जो एक्टिविटीज़ कर रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ रहे हैं और उनके बीच में एक संबंध स्थापित करता है। यहाँ जैसे एग्जाम्पल में बता रखा है, बच्चा बर्तन, थाली, कटोरी कुछ बजाता है तो उससे जो साउंड निकलती है वो उन दोनों को कनेक्ट करता है कि इस तरीके से बर्तन नीचे गिरने पे जो साउंड निकल रही है ये बर्तन की है, चम्मच से पीटने पे जो साउंड निकल रही है ये बर्तन की है। तो एक्टिविटीज़ और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, इनके बीच में वो संबंध स्थापित करता है और इस तरीके से उसका कॉग्निटिव प्रोसेस बढ़ने लगता है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट इस अवस्था में विशेषता है वो ये है कि व्यक्ति वातावरण से वस्तुओं को अलग करने की क्षमता विकसित करता है। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा बच्चे को ये समझ नहीं होती कि उसकी खुद की बॉडी और आसपास की जो चीज़ें हैं वो एक है या अलग है। क्योंकि बच्चा लेटा रहता है, उसे ये भी नहीं पता होता कि ये पाँव उसके हैं या हाथ उसके हैं। उसकी कोशिश करने पे वो हाथों को हिला सकता है, पैरों को हिला सकता है। वो सभी कुछ, क्योंकि उसकी आँखों में कुछ भी सिर्फ छत दिखाई देती है, सीलिंग, तो उसे पता नहीं होता कि ये बॉडी जो है वो उसकी है और उसके ऊपर उसका कंट्रोल है। लेकिन धीरे धीरे आपने देखा होगा 2-3 महीने में बच्चे को समझ आता है। वो अपने हाथों को उठा के जब अपने सामने लाता है तो उसे समझ आता है। कई बार बच्चे अपने हाथों से खेलते हैं, आपने देखा होगा। तो इसमें उन्हें समझ आने लगता है कि ये उनमें पावर है, कि ये चीज़ उनके कंट्रोल में है, कि वो अपना हाथ उठाकर उसे देख सकते हैं। दैट मीन्स ये जो बॉडी पार्ट है ये उनका खुद का है। पिलो को वो उठा के नहीं अपने सामने ला सकते, लेकिन हाथ को उठा के सामने ला सकते हैं, पैरों को उठा के सामने ला सकते हैं। थोड़े टाइम के बाद वो कोशिश करके टर्न होने लगते हैं बेड के ऊपर 3-4 महीने की अवस्था में। तो उनको समझ आता है कि ये जो बॉडी है, चाहे हाथ है, पैर है, ये उसके खुद के हैं और बाकी जो बेड पे चीज़ें हैं, पिलो है या सॉरी पिल्लो वगैरह है, वो अदर चीज़ है, उस पे उसका कंट्रोल नहीं है। तो इस तरीके से धीरे धीरे वो वातावरण की वस्तुओं को समझना शुरू करता है और इसके साथ ही उसमें एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चे में वो डेवलप होने लगती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस या वस्तु स्थायित्व। स्टार्टिंग में जब बच्चा होता है तो वो सिर्फ ये समझता है जो चीज़ें सामने हैं वही परमानेंट है। जैसे ही सामने से चीज़ हटा दी गई वो चली जाती है, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे लगभग इस अवस्था के अंतिम चरण में 20 से लेकर 24 महीने की जो अवस्था है, तब में बच्चे को समझ आता है कि चीज़ उसके सामने से हटा देने के बाद भी उसका अस्तित्व है। आपने बहुत अच्छे से देखा होगा छोटे बच्चों के साथ गेम खेलते हुए कि कोई चीज़ हम उसको अगर नहीं देना चाहते हैं तो उसको दिखा के कहते हैं, उसको छिपा देते हैं हम कि वो देखो ये फेंका और ये गायब हो गई। और बच्चा सच में समझ लेता है कि चीज़ गायब हो गई, क्योंकि वो ये मान कर चलता है जो चीज़ सामने नहीं है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो वो ढूंढने लगता है कि नहीं, आपने कहीं छिपा दी ये चीज़ है, वो चॉकलेट है या वो टॉय है जो आपके पास है, आपने कहीं छिपाया है। दैट मीन्स उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो संप्रत्यय है, कंसेप्ट है, वो क्लियर होने लगता है। तो इस तरीके से ये सेंसरी मोटर स्टेज में ये 2 चीज़ें उसे समझ आने लगती है। इसके बाद जो सेकेंड स्टेज है दैट इज़ कॉल्ड प्री ऑपरेशनल स्टेज या जिसे प्राक प्रचलनात्मक अवस्था कहा गया है। ये लगभग 2 से लेकर 7 वर्ष तक की होती है और इसे भी प्याजे ने 2 भागों में बांटा है। पहली 2 से लेकर 4 वर्ष की जो अवस्था है उसे प्री कंसेप्चुअल पीरियड कहा और दूसरा 4 से लेकर 7 ईयर की जो अवस्था है उसे इंट्यूटिव पीरियड कहा गया है। तो इस तरीके से हम देखें तो पहली जो अवस्था है उसमें व्यक्ति में जो प्री ऑपरेशनल है उसमें बच्चा कई तरीके के संकेत,
इमेजेस, वर्ड्स, इनको सीखता है, इनके अर्थ को सीखता है। और आपने देखा होगा कि 2 से 4 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वो जनरली संकेत, एक तरीके से भाषा भी एक संकेत है, इमेजेस को सीखते हैं कि इस इमेज का क्या नाम है, उसका क्या नाम है। तो इस तरीके से भाषा का विकास उनमें डेवलप होने लगता है और उन्हीं के द्वारा, इन सिंबल्स, इन प्रतिमाओं के द्वारा वो चिंतन करना शुरू करते हैं, थिंकिंग प्रोसेस उनमें शुरू होता है। और बेसिकली देखा गया है इस अवस्था में अनुकरण यानी इमिटेशन, किसी की नकल करके, और खेल खेल में बच्चा ये सारी चीज़ें सीखता है। लेकिन इस अवस्था के 2 मुख्य दोष प्याजे ने बताए, एक तो एनिमिज्म और एक है ईगोसेंट्रिज्म। एनिमिज्म यानी कि जीववाद। इस अवस्था में यानी 2 से 4 वर्ष की जो अवस्था है, प्री कंसेप्चुअल स्टेज, इसमें बच्चा हर चीज़ में जीव को मानता है, अर्थात वो निर्जीव वस्तुओं में भी जीव को देखता है, चाहे टेबल हो, कुर्सी हो, उन सबको वो सजीव मानता है, पंखा हो, हर चीज़ को वो सजीव मानता है कि इन सब में जान है और ये सब कार्य कर रहे हैं। तो इसे उन्होंने एनिमिज्म कहा। और इसके साथ ही एक और इस अवस्था का जो दोष है, दैट इज़ कॉल्ड ईगोसेंट्रिज्म। बच्चा अपने आप को बहुत बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट मानता है और वो ये देखता है कि हर चीज़ उसी के पीछे है, मदर उसके पीछे है और कोई चीज़ उसी के पीछे, सब लोग उसी के पीछे चल रहे हैं। इवन यहाँ तक कि जब वो ट्रैवलिंग करता है और चंद्रमा को देखता है कि वो भी साथ साथ चल रहा है, तो उसे लगता है वो चंद्रमा भी उसी के लिए उसके पीछे चल रहा है। तो इस तरीके से ईगोसेंट्रिज्म या अहमवाद जो है वो अत्यधिक उसको इस अवस्था में होता है। और इसके बाद जो इंट्यूटिव पीरियड आता है, यानी कि 4 से लेकर 7 वर्ष की जो अवस्था है, इसमें बेसिकली बच्चे में सिस्टम लॉजिक थोड़ा थोड़ा डेवलप होने लगता है। उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो भाषा और प्रतिमा के द्वारा थिंकिंग प्रोसेस शुरू हुआ था, वो थिंकिंग प्रोसेस अभी तक कंप्लीटली सिस्टमेटिक तो नहीं होता, बट उसमें कुछ कुछ लॉजिक और कुछ कुछ चीज़ें इंक्लूड होने लगती है। जैसे कि बच्चा यहाँ ये तो समझ पाता है कि 3 इंटू 3 9 होता है, लेकिन वो उसका उल्टा यानी कि 9 का यदि वर्गमूल किया जाए तो वो 3 होगा, ये नहीं समझ पाता। इसे हम लॉजिक अपोजिट बोलते हैं। यानी कि वो ये तो समझ लेगा 2 + 2 4 होते हैं, लेकिन 4 में से यदि 2 को माइनस करो तो वापस 2 आएगा, ये उसे समझ नहीं आता। तो इस तरीके से वो एक सिंगल लॉजिक यानी आगे की तरफ तो बढ़ रहा होता है, लेकिन लॉजिक अपोजिट अभी समझ नहीं आता। लॉजिक की जो इरिवर्सिबिलिटी है, अनपलटन का जो गुण है, वो अभी उसमें होता है। तो ये इस तरीके से हम देखें तो थिंकिंग के साथ इंट्यूटिव पीरियड में कुछ लॉजिक डेवलप होने लगता है और ये लॉजिक थोड़ा सा वेज होता है, सिस्टमेटिक नहीं होता। इसके बाद तीसरी अवस्था आती है जिसे इन्होंने कहा है मूल प्रचलनात्मक अवस्था, मूर्त प्रचलनात्मक अवस्था, जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 साल की अवस्था की होती है और इसमें जो बच्चा है वो अपने लॉजिक को अधिक क्रमबद्ध, अधिक सिस्टमैटिक और अधिक कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। यानी अब जो उसके लॉजिक थे वो जटिल चीज़ों को भी समझने लगते हैं, उनमें सिस्टमेटिजाइजेशन ज़्यादा बढ़ जाता है और साथ ही साथ इसमें इरिवर्सिबिलिटी का जो गुण था वो बदल कर रिवर्सिबिलिटी हो जाता है। यानी अभी जो मैं आपको बता रही थी कि 2 + 2 4 जो उसको पहले समझ आता था, अब वो ये भी समझने लगता है कि 4 में से यदि 2 को माइनस करेंगे तो वापस से 2 आएगा। यानी 5 रुपया हम बोलें या 500 पैसे बोलें, वो एक ही बात है। तो इस तरीके के जो लॉजिक हैं अब उसे समझ आने लगते हैं, लेकिन स्टिल ये मूर्त ऑपरेशनल स्टेज है। यानी जो चीज़ उसके सामने कॉन्क्रीट फॉर्म में है उसी को वो उसी पर वो अपने ऑपरेशन कर सकता है, उसी पर वो अपनी थिंकिंग कर सकता है। जो अमूर्त चीज़ें हैं उनके बारे में अभी उसकी सोच डेवलप नहीं होती। तो ये अवस्था 7 से 11 साल तक रहती है। 11 साल के बाद 12 से लेकर 15 साल तक की जो अवस्था है वो औपचारिक प्रचलनात्मक यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहलाती है और ये एक तरीके से विकास की या कॉग्निटिव डेवलपमेंट की हम बोलें तो हायर स्टेज है। इसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी अमूर्त चिंतन करने लगता है, जो चीज़ें सामने नहीं है वो उनके बारे में भी पूछने लगता है। इस समय में डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी जो भी वो सोच है उसमें अपना खुद का जो थिंकिंग है उसको भी मिलाना शामिल करने लगता है और वो कई तरीके से अपने विचारों को, अपने लॉजिक को
अमूर्त रूप से अपसारी चिंतन के द्वारा कई अर्थों में विकसित करने लगता है। वो कई तरीके के नियम लॉज खुद समझने लगता है, उनकी जानकारी प्राप्त करने लगता है, कई तरीके की वो हाइपोथेसिस बनाता है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो खुद अपने विचार लॉजिक हाइपोथेसिस बनाता है और उनके ऊपर काम करता है, और जो लॉजिक उसे सही लगते हैं उनको वो एक तरीके से अपने माइंड में स्टोर करके करता हुआ चला जाता है। तो इस तरीके से हम देखें तो लॉजिकल रूल्स जो हैं वो इस अवस्था में बच्चे में बढ़ने लग जाते हैं, और एक तरीके से ये वयस्क होने तक आगे आगे और बढ़ते चले जाते हैं। एक्सपीरियंस के साथ इनमें और अधिक डेवलपमेंट होता है। पर जो बेसिक डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो 15 साल की उम्र तक हो जाता है एज पर जीन पियाजे। तो इस तरीके से ये जीन पियाजे की आपने थ्योरी को देखा। उन्होंने जो मानसिक विकास है या संज्ञानात्मक विकास है उसको इन 4 अवस्थाओं में बांटकर बताने की कोशिश की है, और इन्हीं के द्वारा व्यक्ति में बुद्धि का विकास होता है। व्यक्ति अपने कार्यों को बुद्धिमत्तापूर्वक करना शुरू करता है। थैंक यू।